Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारा लेक्चर है नया टॉपिक वायरल वैक्सीन प्योरिफिकेशन, जिसमें कि हम वायरल वैक्सीन्स के प्योरिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला पार्ट हम देखेंगे प्रोसेस टास्क। कौन कौन से टास्क होते हैं इस प्रोसेस को करने में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि क्या है वायरल वैक्सीन प्योरिफिकेशन और क्यों हम करते हैं वायरल वैक्सीन प्योरिफिकेशन। 3 वर्ड से मिलके ये वर्ड बना हुआ है वायरल वैक्सीन प्योरिफिकेशन, वायरस से बनी हुई वैक्सीन का प्योरिफिकेशन। इंट्रोडक्शन। Immunoprophylaxis by vaccination provides an effective means for the protection of human beings and animals against a number of severe and often fatal diseases। जो वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव्स होती हैं, वैक्सीन लगाई जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है वैक्सीन लगाइए। तो क्यों ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है? ये जो वैक्सीनेशन है ये एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और ये जो इम्यूनिटी है, इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस है, ये किसी भी डिसीज़ से बचने के लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव मीन होता है, एक बहुत इफ़ेक्टिव रीज़न होता है। और ये ह्यूमंस में, एनिमल्स में, चाहे ह्यूमंस हों चाहे एनिमल्स हों, इनमें बहुत सीवियर डिसीजेस से भी बचा सकता है, इवन फेटल डिसीजेस, ऐसी डिसीजेस जो मौत का कारण बनती हैं, डेथ का रीज़न बनती हैं, उन डिसीजेस से भी वैक्सीनेशन हमको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि कोविड के केस में देखिए, वैक्सीनेशन ने काफ़ी हद तक स्प्रेड को रोक दिया है। तो वैक्सीनेशन बहुत इफेक्टिव मीन होते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किसी भी डिसीज के अगेंस्ट। Of these, a significant proportion is caused by viral pathogens। इनमें से एक बहुत सा proportion वैक्सीन्स का ऐसा है जो कि वायरल पैथोजन से बनाया जाता है। Fortunately, a multitude of viral vaccines have become available over the last decade। हमारे सौभाग्य से वायरल वैक्सीन का एक बहुत बड़ा पार्ट, एक मल्टीट्यूड ऑफ वायरल वैक्सीन, मतलब कि बहुत प्रकार की वायरस से वैक्सीन्स बनाई जा चुकी हैं जो कि अवेलेबल हैं और अभी दी भी जा रही हैं, उनसे वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। एंड मेनी ऑफ देम बीइंग यूज्ड इन रूटीन वैक्सीनेशन टुडे। रूटीन वैक्सीनेशन में उनका यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वायरस, hepatitis A, mumps, measles and rubella virus in childhood vaccination। पोलियो वायरस वैक्सीन दी जाती है, ये भी एक वायरस से ही बनाई हुई वैक्सीन है। हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई गई वो भी वायरल वैक्सीन है। मम्स मीजल्स के अगेंस्ट भी वायरल वैक्सीन यूज़ की जाती हैं, और रुबेला वायरस ये ज़्यादातर बच्चों में ही दी जाती है। ये सारी चाइल्डहुड वैक्सीन्स है और वायरल वैक्सीन्स है, मतलब कि इनको वायरस से प्योरीफाई किया गया है। जनरली वायरल वैक्सीन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू लाइव एंड डेड वैक्सीन्स। जो वायरल वैक्सीन्स होती हैं, वायरस से जो वैक्सीन्स बनती हैं, उनको दो कैटेगरी में रखा जाता है, एक लाइव डेड और दूसरी डेड। लाइव वैक्सीन्स और डेड वैक्सीन्स। अभी लाइव और डेड का क्या मतलब है? वैक्सीन तो लाइव और डेड नहीं हो सकती, फिर क्यों लाइव एंड डेड वैक्सीन बोलते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें जो वायरल एंटीजन यूज़ करते हैं वो या तो लाइव होता है या तो डेड होता है। तो अगर लाइव होगा तो उसकी जो डिसीज़ कॉज करने की जो कैपेबिलिटी है उसको कम कर दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि वो डिसीज़ ना कॉज करे। और अगर डेड होगा तो वायरस डिसीज़ नहीं कॉज करेगा, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ एक इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स को जनरेट करा पाएगा। So, while the first group comprises all vaccines containing avirulent or attenuated viruses, जो live vaccines होती हैं ये avirulent होती हैं, मतलब इनमें से कोई वायरुलेंस नहीं होगा, कोई भी वायरस से होने वाली डिसीज़ नहीं होगी, या फिर ये attenuated होती हैं। attenuated का मतलब कि वायरस तो होगा, लाइव भी होगा, लेकिन वो किसी भी डिसीज़ को नहीं कॉज करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो डिसीज़ कॉज करने वाला जीन होता है उसको हटा दिया जाता है। तो लाइव वैक्सीन्स या तो
ए वायरुलेंट होती हैं या एटीन्यूएटेड होती हैं। एंड वैक्सीन्स ऑफ द सेकेंड ग्रुप कंटेन ओनली वायरियंस। जो सेकेंड ग्रुप है जो कि डेड वैक्सीन्स हैं, इनमें सिर्फ वायरियंस होते हैं, मतलब दैट हैव बीन इनएक्टिवेटेड बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स और कंपोनेंट्स ऑफ द लेटर। इनको किसी भी फिजिकल या मैकेनिकल या केमिकल तरीके से इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, डेड कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होगा, बॉडी के अंदर जब कोई भी एंटीजन जाएगा, कोई भी बाहर से फॉरेन एंटीजन पहुंचता है, बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगी। तो अगर बॉडी एंटीबॉडीज को बना रही है तो ऑब्वियसली हमें वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जो आपके अंदर एंटीजन गया वो तो डेड है, तो वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपकी बॉडी इम्यूनिटी देगी आपको। तो हम यही तो चाहते हैं कि हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स दे, और वही चीज़ यहाँ से मिलती है। While live vaccines are usually given orally, जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं ज़्यादातर इनका रूट होता है ओरल और नेजली या फिर नोज के थ्रू दी जाती हैं। मिमिकिंग द नेचुरल रूट ऑफ इन्फेक्शन, ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस से इन्फेक्शन होता है तो या तो माउथ के थ्रू होता, ओरल रूट से होता है, या तो नोज के थ्रू होता है, जैसे कि आपको वायरल हो जाता है। तो इसलिए इनको डायरेक्टली दिया जाता है ताकि ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स जनरेट करें। बॉडी को लगेगा कि सेम वायरस आया है, हमें रिस्पॉन्स देना है। लेकिन वो वायरस एटीन्यूएटेड होगा तो बॉडी तो रिस्पॉन्ड कर देगी, एंटीबॉडीज बन जाएंगी, ताकि अगर कभी भी उस वायरस से अटैक होता है बॉडी में तो बॉडी सर्वाइव कर जाए। लेकिन वो जो एंटीजन आपने दिया है वो डिसीज कॉज नहीं करेगा। Inactivated or dead vaccines are applied either subcutaneously और intramuscularly। जो dead vaccines होती हैं इनको क्या किया जाता है, सबक्यूटेनियस, जो स्किन है, स्किन के जो नीचे वाली लेयर होती है इसको सबक्यूटेनियस लेयर किया बोला जाता है, या इंट्रामस्कुलरली, या तो मसल्स के अंदर इसको लगाया जाता है, जो इनएक्टिवेटेड या डेड वैक्सीन्स होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ और आप लोग इसको अच्छे से याद भी करिएगा। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेक्शन है। हर एक एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ है, ये टॉपिक है, तो वहाँ पे इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पे आप क्या क्या ध्यान रखेंगे कि जो लाइव वैक्सीन्स हैं, पहली बात तो ये होती कैसी हैं, जैसा कि लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि लाइव वैक्सीन एवायरुलेंट होती हैं, एटीन्यूएटेड होती हैं, और जो डेड वैक्सीन्स होती हैं इनको इनएक्टिवेट किया जाता है किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से। दूसरा आपको याद रखना है कि जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं इनका रूट होता है ओरल या नेज़ल, जबकि जो इनएक्टिवेटेड या डेड वैक्सीन्स होती हैं इनका रूट होता है सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रामस्कुलर। Typically, lower doses of viruses are required for live vaccination, as the virus is able to replicate to some extent. जो वायरस है, जो लाइव वैक्सीन आपने दी है, तो उसमें वायरस की आपने डिसीज कॉजिंग कैपेबिलिटी को ख़त्म किया है, ना कि आपने उसके रेप्लिकेशन पावर को। तो लाइव वैक्सीन्स में आप थोड़ा सा देते, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन की बात करें, आपने देखा होगा एक स्लोगन बहुत फेमस है, 2 बूंद जिंदगी की। तो सिर्फ 2 बूंद में वायरस इतने पहुंच जाते हैं बॉडी में कि वो इजिली रेप्लिकेट कर जाएं और वो रेप्लिकेट करके अपनी बहुत सारी कॉपी बना ले। लेकिन पोलियो का जो डिसीज कॉज करने वाला उनका जीन है वो हटा दिया गया है, वहाँ पे अपना जीन ऐसा डाल दिया गया है कि वो आपके अंदर इम्यूनिटी जनरेट करवा रहा है। तो सिर्फ 2 बूंद आप डालते हैं और वायरस रेप्लिकेट कर लेता है, बहुत सारी अपनी कॉपीज बना लेता है और अच्छा खासा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा देता है। Another consequence of oral or nasal application is that live vaccines need to be purified only to a limited extent. जो वायरल लाइव वैक्सीन्स होती हैं, जो ओरल या फिर नेजल जिनका रूट होता है, उनको बहुत कम
प्योरीफाई करना पड़ता है, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक प्योरीफाई करना पड़ता है, बिकॉज द म्यूकोसा possess an effective barrier against residues from viral culture. डेड वैक्सीन इन कंट्रास्ट नीड टू हाईली प्योरीफाइड, लेकिन जो डेड वैक्सीन हैं इनको बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करना पड़ता है, पर्टिकुलरली टू अवॉइड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ताकि कोई भी ऐसी रिएक्शन ना हो जो कि बॉडी में एनाफाइलेक्टिक प्रॉब्लम्स को क्रिएट करे, मतलब बॉडी में ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर दे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इन्फ्लेमेशन कर दे या फिर इंस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट सेल डीएनए, sorry, this is intrusion of host cell DNA which can code for harmful oncogenes, या फिर डीएनए में ऐसे कुछ इंट्रूजन्स करवा दे, ऐसे चेंजेस करवा दे कि जो डीएनए है ये हार्मफुल ऑन्कोजीन्स को कोड करने लगे। ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं? ऑन्कोजीन्स होते हैं कैंसर कॉजिंग जीन्स। तो डेड वैक्सीन को बहुत ज़्यादा प्योरीफाई इसीलिए करना पड़ता है ताकि ये कोई भी हार्मफुल ऑन्कोजीन्स का फॉर्मेशन ना करे। अब देखते हैं प्रोसेस टास्क। The particular choice of unit operations and the consecutive order used to design a purification process largely depend on the type of virus to be purified. जो यूनिट ऑपरेशन है कि प्रोसेस जो है वो किस तरीके से ऑपरेट होगी और उस प्रोसेस को डिज़ाइन करने का ऑर्डर क्या है, ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप की वैक्सीन को प्योरीफाई करना है। एंड द सोर्स ऑफ द क्रूड स्टार्टिंग मटेरियल, और इसके साथ ही साथ में जो स्टार्टिंग मटेरियल है, क्रूड स्टार्टिंग मटेरियल, उसका सोर्स क्या है, जैसे कि फर्टिलाइज्ड एग है या फिर सेल कल्चर है। एज एन एग्जाम्पल, टू डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस, वन ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस cultivated in fertilized egg and one for hepatitis A virus from mammalian cell culture। अगर इसकी बात करें प्रोसेस टास्क की तो एग्जाम्पल है यहाँ पे दो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस हैं। एक है फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग में इन्फ्लुएंजा वायरस को कल्टीवेट करके उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है, और मैमेलियन सेल कल्चर से हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन को बना के प्योरीफाई किया जाता है। To begin with, cell debris or solid matter needs to be separated after propagation of the virus। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टार्टिंग करते हैं जब इस प्रोसेस की, तो ये ज़रूरी होता है कि जब वायरस का प्रोपोगेशन हो गया, वायरस की कल्चर को ग्रो करा लिया आपने, तो यहाँ पे ज़रूरी होता है वायरस के कल्चर के अलावा कुछ सेल डेब्रिस भी होता है, सेल्स का ब्रोकन पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी मटेरियल होता है, एक्सचेंज जो नाइट्रोजन जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। तो ये ज़रूरी होता है कि सेल डेब्रिस को यहाँ से हटाया जाए ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ वायरस सेल्स मिल सकें। If virus replication does not involve a lytic cycle or the release of virions is incomplete, a disruption of host cell may be required in addition। अगर वायरस के रेप्लिकेशन में लाइटिक साइकिल इन्वॉल्व नहीं है या फिर वायरियंस का रिलीज नहीं प्रॉपर है, तो होस्ट सेल को डिसरप्ट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि वायरस की जो लाइटिक साइकिल होती है, इसमें क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर बहुत सारे वायरस रेप्लिकेट करते हैं, और जब इनकी नंबर बहुत ज़्यादा इनका हो जाता है तो क्या करते हैं, ये सेल बस्ट हो जाती है, और सेल बस्ट होने के बाद में ये वायरस बाहर निकल आते हैं। ये लाइटिक साइकिल होती है, और वायरियंस जो है, जो छोटे छोटे वायरस बने हैं, ये रिलीज हो जाते हैं। अगर किसी कारणवश ये लाइटिक साइकिल नहीं हो रही है, या फिर जो वायरस हैं, जो छोटे छोटे वायरियंस हैं, ये रिलीज नहीं हो पा रहे हैं,
तो सेल को डिसरप्ट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट चाहिए है तो उसके लिए आपको सेल से बाहर वायरसेस को तो लाना ही पड़ेगा। तो अगर वो ऑटोमेटिकली नहीं लाइटिक साइकिल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बाहर से एक फोर्स देके सेल्स को डिसरप्ट करना होगा, सेल्स की लाइसिस करवानी होगी, ताकि आपको जो रेप्लिकेटेड पार्टिकल्स हैं वो मिल सके। नेक्स्ट, वायरियन हैव टू बी कंसंट्रेटेड। जो वायरियंस हैं इनका कंसंट्रेशन किया जाता है, प्योरिफिकेशन किया जाता है और इनएक्टिवेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन मतलब आपने सेल डेब्रिस को रिमूव किया, उसके बाद में आपने वायरस के पार्टिकल्स को ले लिया, तो वायरस अपने कल्चर में भी हो सकते हैं, अलग बहुत मीडिया भी हो सकता है, तो इनको आप सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, आप एक पेलेट के फॉर्म में इनको ले लेते हैं, फिर इनको प्योरीफाई करते हैं। अगर कोई भी इम्प्योरिटी होती है तो उसको हटा देते हैं। उसके बाद में आपके पास में प्योर वायरस पार्टिकल्स आ जाते हैं। अब आप इनका इनएक्टिवेशन करते हैं। इनएक्टिवेशन करने के बाद में जो वायरस पार्टिकल्स हैं ये अपनी डिसीज कॉज करने की एबिलिटी को खो देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाते हैं, whereby the actual order of unit operations depends on the all strategy pursued। जो यूनिट ऑपरेशन का एक्चुअल ऑर्डर है वो डिपेंड करेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हैं। ओवरऑल आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, किस मेथड से, किस प्रोसेस से आप वायरस से बनने वाली वैक्सीन को बना रहे हैं। क्योंकि ऑर्डर क्या होगा यूनिट ऑपरेशन का, क्या क्या प्रोसेस होंगी, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, वो डिपेंड करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी पे। Finally, the vaccine is blended from purified virus bulk। अब जो वैक्सीन है प्योरीफाइड वायरस बल्क से इसको ब्लेंड कर लिया जाता है। एडजुवेंटेड मतलब एक ऐसे एजेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कि ये शरीर में जाके सिर्फ और सिर्फ इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे, ना कि किसी डिसीज को। एंड फिल्ड, जनरली all unit operations should be performed under sterile conditions। ज़्यादातर यूनिट ऑपरेशंस स्टेराइल कंडीशंस में परफॉर्म किए जाते हैं whenever this is possible। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कंटेमिनेशन होता है तो जहाँ भी एनिमल या ह्यूमन जहाँ भी इस वैक्सीन को दिया जाता है वहाँ पे ये कंटेमिनेशन पहुँच जाएगा, और वहाँ पे आप एक डिसीज़ से बचने के लिए वैक्सीनेशन कर रहे हैं, पता चले वहाँ पे दूसरी डिसीज़ डेवलप हो गई। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सारे ही ऑपरेशंस स्टेराइल कंडीशंस में किए जाएं, ताकि किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन वहाँ तक ना पहुँचे। Analogous to the production of other biological, separation of cell debris is commonly achieved by the centrifugation or depth filtration। अगर बहुत सारी प्रोसेसेस की बात करें तो जो सेल डेब्रिस का सेपरेशन है इसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद ली जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप सेल्स को ग्रो करा रहे हैं, बहुत सारी सेल्स हैं वायरस की, अब ये सेल के रप्चर होने से बाहर आ गई। अब जब सेल्स आपकी बाहर आई हैं वायरस की, इसके साथ साथ में ये जो सेल का रप्चर हुई है, जो सेल है इसके रप्चर होने से इसके भी तो पार्टिकल्स आ गए, साथ ही साथ इसके अंदर जो भी कंटेंट था वो भी बाहर आ गया। तो वायरस के साथ में तो ये सब कुछ मिल गया, तो अब आपके ये प्योर वायरस पार्टिकल्स तो है नहीं, तो आप क्या करते हैं, इनका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। तो जो हैवी चीज़ें होती हैं जैसे कि सेल वॉल के टूटे हुए कंपोनेंट्स हैं या कोई भी ऑर्गेनेल्स हैं, ये नीचे बैठ जाते हैं, और जो वायरस पार्टिकल्स हैं ये आपके मीडिया जो भी कह सकते हैं कि जो सुपरनेटेंट वाला पार्ट है उसमें रह जाते हैं। फिर उसको फॉलोड बाय नॉर्मल फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन विद मेम्ब्रेन फिल्टर्स की मदद से इसको फिल्टर कर लिया जाता है। Tangential flow microfiltration is another technique that has been used for the purpose। इस सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर डेप्थ फिल्ट्रेशन के अलावा
टेंजेंशियल फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसको कि सेल डेब्रिस के रिमूवल के लिए, या फिर कह सकते हैं कि वायरल वैक्सीन जो वायरस पार्टिकल्स बने हैं उनके सेपरेशन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। Lysis of host cells may be accomplished chemically. होस्ट सेल की लाइसिस अगर लाइटिक साइकिल नहीं हो रही है तो उसको केमिकल्स की मदद से डिग्रेड किया जा सकता है, होस्ट सेल को ब्रेक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बाय द एडिशन ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स का एडिशन करके सेल को ब्रेक किया जा सकता है। मैकेनिकली बाय एक्सर्टिंग shear forces on the cell, सेल पे फोर्स लगा के, shear forces लगा के उसको ब्रेक किया जा सकता है। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इन द फॉर्म ऑफ फ्रीज थॉइंग, और या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है फ्रीज थॉइंग के फॉर्म में। जैसे कि एक आपने जार लिया, इसमें आइस है, इसमें आपकी ट्यूब रखी हुई है, अब इस पे एक होमोजेनाइजर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो shear फोर्स डालता है, इसको रखा और इसमें डिटर्जेंट्स का भी एडिशन करा दिया। अब ये दोनों ही फॉर्म में अपना वर्क करेगा और जो पार्टिकल्स हैं आपके, जो सेल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगी और फिर उसके बाद में आप सेंट्रीफ्यूज करके अपने पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेंगे। फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वैरियंस, वैरियंस के प्योरिफिकेशन के लिए a vast number of possibilities exist, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा प्योरीफाई किया जा सकता है। ट्रेडिशनल प्रोसेसेस ऑफन इनकॉर्पोरेट द सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन ऑफ वायरियंस और इम्प्योरिटीज़। जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है उनमें क्या होता है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कराया जाता है या तो वायरियंस का या इम्प्योरिटीज़ का। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब आपने जब प्रेसिपिटेट बनाया तो या तो वायरस का प्रेसिपिटेट बन गया, आपने सुपरनेटेंट डिस्कार्ड कर दिया, वायरस को कलेक्ट कर लिया, या फिर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ का प्रेसिपिटेट बन गया और आपका वायरस जो है वो सुपरनेटेंट में है, तो आपने इम्प्योरिटीज़ को डिस्कार्ड कर दिया और वायरस को कलेक्ट कर लिया। Density gradient centrifugation is another technique among the first to be described in literature. एक और टेक्निक है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, अलग अलग डेंसिटी की चीज़ें अलग अलग लेवल पे आ जाती हैं। आपको पता होगा, आपके पास स्टैंडर्ड होगा कि आपका जो वायरल वैक्सीन है, वायरस पार्टिकल है, वो किस डेंसिटी पे मिलेगा और आप उसी डेंसिटी वाली लेयर को सेपरेट कर लेते हैं और इस प्रकार अपने वायरस को प्योरीफाई कर लेते हैं। For optimal process design and operation, current good manufacturing practices, guidelines of the International Standardization Organization and International Conference on Harmonization, basic guides of the International Society of Pharmaceutical Engineering and legal aspects have to be taken into the account. किसी भी प्रकार से वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि ऑप्टिमल प्रोसेस का डिज़ाइन किया जाए, ऑपरेशंस किस तरीके से होना है उसका डिज़ाइन किया जाए, और इतनी सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि एक स्टैंडर्ड वैक्सीन अगर बन रही है तो सारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। सारे लीगल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको ध्यान रखा जाता है, नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, स्टैंडर्डाइजेशंस क्या हैं, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। Of particular importance are the respective documents of the World Health Organization. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की अगर बात करें वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन हो रहा है, अगर बड़े स्केल पे चीज़ें जा रही हैं तो ऑब्वियसली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लाइसेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है। एंड रीजनल फार्माकोपोइसिस पब्लिश्ड बाय रेगुलेटरी बॉडीज़ which give detailed recommendation for manufacturing, production control and final lot testing. जो रीजनल फार्माकोपॉइस होते हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा पब्लिश की जाती हैं, वो ये बताती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं,
प्रोडक्शन कंट्रोल कैसे होगा और फाइनल लॉट टेस्टिंग किस तरीके से की जाएगी। Usually, as part of these documents, essay for the quantification of antigens are described and recommendations for the amount of antigen per dose are given. तो बाकी सारी हम चीज़ें बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर एनी काइंड of help or query, you can contact on our helpline number or you can visit our website. So again, thank you very much everyone. Thank you for watching this session.